दोस्तों नमस्कार। आज हमें दिल्ली सल्तनत पर आपसे चर्चा करनी है। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब मोहम्मद गोरी जिन जिन प्रदेशों को जीतता है उन प्रदेशों में अपना एक गुलाम नियुक्त करता है जो कि वहां का शासक बन जाता है। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसने किस वंश की स्थापना की? तो गुलाम वंश की स्थापना वहां पर की। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है। अब दिल्ली सल्तनत के कुछ फैक्ट हैं, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम गुलाम वंश से चर्चा स्टार्ट करेंगे। अगर दिल्ली सल्तनत के विषय में हम चर्चा करें तो इसका काल कब से कब तक रहता है? तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1506 ईस्वी के बीच का जो काल है, 1526 ईस्वी के बीच का जो काल है, इसे क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि अभी देखेंगे कि दिल्ली को केंद्र बना करके यहीं से प्रशासनिक काम होता था। राजा की राजधानी क्या होगी? सुल्तान की राजधानी क्या होगी? दिल्ली। यहीं केंद्र बना के, मतलब जितने भी शासक होंगे अधिकतर उन्होंने दिल्ली को ही केंद्र बना के शासन किया है। अब इसकी संस्थापक कौन होता है? स्थापना कौन करता है दिल्ली सल्तनत की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बना के शासन कर रहा था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? इल्तुतमिश को। क्योंकि इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके कहां कर दिया? तो लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके इल्तुतमिश ने दिल्ली में कर दिया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। अच्छा, इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसीलिए प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान किसे कहेंगे? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। इसी में क्वेश्चन और आया है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, इसे भी इल्तुतमिश को कहते हैं। क्योंकि दिल्ली को केंद्र बना के सर्वप्रथम प्रशासनिक काम किसने किया? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। इसलिए दिल्ली के प्रथम शासक के रूप में भी हम इल्तुतमिश को जानते हैं। अब सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से? तो पहला गुलाम, फिर दूसरे पे आता है खिलजी, तीसरे पे आता है तुगलक, चौथे पे आता है सैयद, पांचवे पे आता है लोदी। अब इसमें देखेंगे सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया है? तो सर्वाधिक समय तक शासन किया है तुगलकों ने। और सबसे कम समय तक किसका शासन चला है? तो खिलजियों का चला है। अब इसमें देखेंगे लगभग जितने भी हैं ये सब तुर्क हैं, लेकिन जो सैयद हैं ये भारतीय मुस्लिम माने जाते हैं। तो ये सब दिल्ली सल्तनत के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हमने इससे चर्चा कर ली। अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला किस वंश की बात करेंगे? तो गुलाम वंश की। गुलाम वंश स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी तक और चलता कब तक है? 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। क्योंकि जब मोहम्मद गोरी अपने विजित प्रदेशों का शासक किसे नियुक्त करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन क्षेत्रों को मिला करके जिस प्रशासनिक साम्राज्य की स्थापना की, वहां जिस वंश की स्थापना की उसे हम गुलाम वंश कहते हैं। इसी को हम ममलूक वंश भी कहते हैं। कुछ लोग गुलाम वंश कहने से परहेज करते हैं, वो ममलूक कहते हैं। क्योंकि ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। इसमें सभी लोग गुलाम नहीं थे। किसके? कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के। कुछ लोग अभी देखेंगे बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं, उनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी वो क्या करती हैं? वो शासन करने का काम करती है। इसलिए इस वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। इसकी शुरुआत हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है? तो इल्तुतमिश हो जाता है। ममलूक क्या है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास ममलूक कहलाते थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप देखेंगे तो 1208 में, चूंकि ये दास किसका था? मोहम्मद गौरी का दास था। लेकिन 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने इसे दासता से मुक्ति दे दी थी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि न धारण करके वो मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि ही धारण करता है, उसी से संतुष्ट रहता है।
जबकि इसे क्या किया गया था, गयासुद्दीन महमूद के द्वारा दासता से इसको मुक्त दे दी गई थी। इसके बाद भी ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता। इसके अलावा भी इसकी कुछ उपाधियां थी, जैसे इसे लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत दानी था, लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श। और कुरान को ये सुरीले आवाज में पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खा भी कहते हैं। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तो वो प्रशासन कहां से करेगा, लाहौर से करेगा। लेकिन मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद इसे अपने राज्य को खोने का डर रहता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के प्रशासक जो हैं वो नजर बनाए हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक पर। इसलिए इसने सर्वप्रथम क्या काम किया, तो वैवाहिक संबंध प्रारंभ किया। वैवाहिक संबंध जहां मतलब जिन जिन क्षेत्रों के प्रशासक हैं उनसे क्या करेगा, वैवाहिक संबंध बना करके अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। तो सर्वप्रथम ये क्या करेगा, तो गजनी का शासक इस समय कौन है, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये एरिया है गजनी का। गजनी का शासक इस समय है ताजुद्दीन यल्दौज। अब ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लेता है और अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है, तो आप देखेंगे बदायूं का गवर्नर या इक्तादार कौन है, इल्तुतमिश है। इससे अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और अपनी बहन का विवाह किससे करता है, तो सिंध का जो प्रशासक है नासिरुद्दीन कुबाचा, इससे अपनी बहन की शादी कर लेता है। इस प्रकार देखेंगे ये अपनी राज्य की स्थिति को बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूर्णता प्रबंध कैसे करता है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके ये करता है। अब इसी के बाद देखेंगे तो अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 तक ये शासन करता है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस दौरान इसने क्या किया, इस दौरान इसने कुछ निर्माण कार्य भी कराए। जैसे देखेंगे सर्वप्रथम दिल्ली में ये कराता है एक मस्जिद का निर्माण, जिसे कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद कहते हैं। इसी के पास आप देखेंगे तो ये कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल भी बनवाता है। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण ये नहीं कराता है, केवल पहली मंजिल का निर्माण ये कुतुब मीनार की करवाता है। आप देखेंगे तो अजमेर में 2.5 दिन का या 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण ये कराता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी के समय बंगाल में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद गोरी का एक दास होता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या करता है, वो बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है। क्यों, क्योंकि ये बिहार के रास्ते बंगाल जाता है और बंगाल के शासक को अपदस्थ करके मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। यही बख्तियार खिलजी है जो बिहार में उपस्थित नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर देता है। अब इसी समय देखेंगे बख्तियार खिलजी की स्थापना। बख्तियार खिलजी की मृत्यु किसके द्वारा होती है, तो एक होता है अली मर्दान नामक व्यक्ति। इसने क्या किया, बख्तियार खिलजी की मृत्यु क्या कर दिया, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। किसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। और जब बख्तियार खिलजी की इसने हत्या कर दी तो इसके साम्राज्य को कौन मान्यता देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक देगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 विद्वान भी रहते हैं, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर। 2 विद्वान रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। जो प्रश्न पूछा गया, ये पहले का नाम है हसन निजामी, दूसरे का फक्र मुदब्बिर। अब आप देखेंगे 1210 ईस्वी में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से क्या खेल रहा था, तो जिसे पोलो आप कहते हैं, उसी को चौगान भी उस समय बोलते थे। यही खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण अब दूसरा शासक कौन बनेगा, तो इसका पुत्र आराम शाह बनेगा। अब 1206 में ये गद्दी पे बैठा था, 1210 में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु के बाद 1210 में ही इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पे बैठता है। ये केवल 8 महीने तक शासन करता है। इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, तो इसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और इसके बाद इल्तुतमिश जाके गद्दी पे बैठेगा। अब इल्तुतमिश का कार्यकाल कितना है, तो ये 1210 से लेके 1236 तक ये शासन करता है।
इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। चूंकि इल्तुतमिश क्या था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। जब ये शासक बनता है तो फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इसके राज्य को खतरा अपने पड़ोसी राज्यों से स्टार्ट हो जाता है, वहां से खतरा बना रहता है। इसलिए इसने खतरे को भांपते हुए अब इसका सही तरीके से इलाज करने की व्यवस्था की। तो क्या करेगा, सर्वप्रथम तराइन के तृतीय युद्ध में, अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ गजनी का शासक कौन था, ताजुद्दीन यलदौज। इसको तराइन के युद्ध में 1215 ईस्वी में इसको पराजित करता है इल्तुतमिश और इसकी हत्या कर देता है। किसकी, ताजुद्दीन यलदौज की। और 1217 में आप देखेंगे तो 1217 में ये जो सिंध का जो प्रशासक है नासिरुद्दीन कुबाचा, इसकी भी हत्या कौन करेगा, तो इल्तुतमिश ने इसकी भी हत्या कर दी। अब आप देखेंगे तो बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने की थी। अब अली मर्दान की हत्या हुसामुद्दीन एवाज कर देता है। कौन करता है, हुसामुद्दीन एवाज करता है। और वह किस नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठता है, तो गयासुद्दीन के नाम से बंगाल की गद्दी पर बैठता है। बाद में 1225 में आप देखेंगे बंगाल अभियान करता है इल्तुतमिश और उसकी हत्या करके बंगाल को सल्तनत में मिला लेता है। इस प्रकार से उसने अपने राज्य की जो बाहरी खतरे आ रहे थे राज्य पर, उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद अब वो आराम से 36 तक शासन करता है। इसमें उसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं। तो सबसे पहली उपलब्धि क्या होगी, तो 1222 में आप देखेंगे 1222 में ख्वारिज्म का शासक होता है, उसका पुत्र होता है जलालुद्दीन मकबरनी। कौन होता है, जलालुद्दीन मकबरनी। उसका चंगेज खां कौन है, मंगोल है, उससे विवाद रहता है। अब चंगेज खां उसका पीछा करते हुए किधर आ रहा है, भारत की तरफ, क्योंकि अब यहीं से चंगेज खां इसका पीछा कर रहा है और ये आ रहा है भारत की तरफ। और जब ये जलालुद्दीन मकबरनी भारत की तरफ आ रहा है तो ये किससे शरण मांगेगा, इल्तुतमिश से। लेकिन चंगेज खान ने इल्तुतमिश से कहा कि आप इसे शरण नहीं देंगे। इल्तुतमिश ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मकबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इससे क्या हुआ कि चंगेज खान, जिसका नाम तिमोचिन था, वो सिंधु नदी के आसपास तक आता है और यहीं से वापस चला जाता है। तो ये क्वेश्चन आया है कि इल्तुतमिश के समय मंगोल कहां तक आए थे, तो सिंधु नदी के आसपास आए थे। किसका पीछा करते हुए, तो ख्वारिज्म का जो शासक होता है उसके पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए ये आया था। इल्तुतमिश ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मंगोल आक्रमण के खतरे को नष्ट कर दिया। अब 1229 में देखेंगे तो इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त करता है। 1229 में देखेंगे तो बगदाद का खलीफा होता है अल मुस्तनसिर बिल्लाह। उसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। इसका मतलब होता है अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब इसका पता हमें कैसे चलता है, तो इसका पता हमें चलता है मिनहाज की पुस्तक, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी है। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक क्या है, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक क्या है, तबकाते नासरी है। तबकाते नासरी से पता चलता है कि बगदाद के खलीफा ने जो वस्त्र इनको भेजे थे, बगदाद के खलीफा ने जो इनको वस्त्र भेजे थे उसको राज परिवार के सदस्यों ने पहना तथा सिक्के से अपना नाम हटा करके सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया, खलीफा का नाम अंकित कराया। किसने कराया, इल्तुतमिश ने कराया। अब आगे देखेंगे तो इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम इक्ता प्रथा का प्रचलन किया। इक्ता प्रथा क्या थी, तो इजारेदारी के लिए यह लोगों को दी जाने वाली भू राजस्व क्षेत्र होता है। मतलब लोगों को जमीन का एक ऐसा टुकड़ा दे दिया जाता था जिससे भू राजस्व वसूल करके वो शासक को, आप समझिए, शासक को जब आवश्यकता पड़ती थी तो उसे सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। तो ये क्या थी, ये इक्ता प्रथा थी। इसका प्रारंभ किसने किया, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। इसी समय इसने
40 तुर्की सरदारों का एक दल गठित किया जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुर्कान-ए-चहलगानी। तो तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसने सिक्कों का भी प्रचलन किया। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। अब चांदी का टंका कितने ग्रेन का था? तो 178 ग्रेन का था। इसी का समय देखेंगे हिंदवी या उर्दू का जन्म भी होता है, क्योंकि जो इल्तुतमिश की सेना थी उसमें बहुभाषाई लोग रहते थे और बहुजाति बहुभाषाई आप कह सकते हैं लोग रहते थे। उनके मिलन से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम हिंदवी या उर्दू के नाम से जानते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मकबरों का भी निर्माण कराया है, जिसका जो सर्वप्रथम मकबरा जो बनाता है उसे सुल्तान गढ़ी के नाम से जानते हैं। यह इसके पुत्र का मकबरा है। इसके पुत्र का नाम क्या था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसके पुत्र का नाम था। इसी के नाम पर इसने सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया है। इसने मदरसों की भी स्थापना की है। मदरसों में 2 मदरसे इसके प्रसिद्ध हैं, म्यूजिया और नाइसीरिया। मदरसा क्या होते हैं? तो मदरसे वे स्थान होते थे जहां पर उच्च शिक्षा दी जाती थी, और मकतब वे स्थान होते थे जहां पर प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। इसने अपने महल के बगल में न्याय की जंजीर भी बनवाई थी। उस न्याय की जंजीर को आप कह सकते हैं टच करके कोई भी न्याय प्राप्त करने के लिए राजमहल जा सकता था। आगे देखेंगे तो यही प्रथा किसने स्टार्ट करी? कौन स्टार्ट करेगा? जहांगीर भी शायद यही प्रथा स्टार्ट करता है, न्याय की जंजीर वाली। इसका स्टार्ट सर्वप्रथम कौन करेगा? तो इल्तुतमिश कर रहा है। अच्छा, अब आप देखेंगे फिरोज शाह जो है, फिरोज शाह तुगलक, आने वाले समय में आप देखेंगे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिरोज शाह तुगलक अपने शुक्रवारी कुतबे में कुछ शासकों की सूची तैयार करता है। तो उसमें दिल्ली सल्तनत के शासकों की सूची कहां से स्टार्ट करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से ना स्टार्ट करके इल्तुतमिश से स्टार्ट करता है। क्यों स्टार्ट करता है? उसका मानना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत के स्थापना में स्थापित करने में, उसको आगे बढ़ाने में उतना महत्व नहीं था जितना इल्तुतमिश का था। इसीलिए आप देखेंगे कि निजामी जो है वो क्या कहता है? निजामी वो कहता है कि सल्तनत काल में जो ऐबक है, सल्तनत काल का जो ऐबक है, उसने दिल्ली सल्तनत का केवल खाका खींचा था। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का केवल खाका खींचा था, जबकि इल्तुतमिश क्या करता है? उसने दिल्ली सल्तनत को एक पद दिया, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था तथा एक शासक वर्ग प्रदान किया। चूंकि ये पूर्णतः दिल्ली सल्तनत को स्थापित कर देता है। लाहौर, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, इसने राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से स्टार्ट किया और एक ऐसी सशक्त व्यवस्था को स्टार्ट किया जिससे दिल्ली सल्तनत आगे भी चलता रहा। इसीलिए आप देखेंगे कि शुक्रवारी कुतबे में जो फिरोज शाह तुगलक लिखवाता है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ना लिख करके दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान से स्टार्ट करता है? तो वो स्टार्ट करता है इल्तुतमिश से स्टार्ट करता है। अब आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करता है? रजिया सुल्तान को। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी जो तुर्की सरदारों का एक दल था, इसने रजिया को सुल्तान न बना करके किसको बना दिया? इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। अब 1236 में इसकी मृत्यु होती है। 1236 में गद्दी पे कौन बैठेगा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठेगा। अब आप देखेंगे 1236 में ये 5-6 महीने ये भी शासन करता है, इससे ज्यादा ये शासन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक है और इसके समय में इसकी मां शाह तुर्कान छाई रहती है। क्यों? क्योंकि शाह तुर्कान के कहने पर ही संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो रहा था। इसमें रुकनुद्दीन फिरोज की महत्ता बहुत ही कम थी। इसी समय देखेंगे कि दिल्ली के बाहर एक विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर जाता है तो क्या होगा? उसी समय रजिया लाल वस्त्र पहनकर बाहर आती है। उस समय लाल वस्त्र पहनकर बाहर आने का मतलब क्या होता था? न्याय का प्रतीक, न्याय मांगना होता था।
जब रजिया बाहर आती है लाल वस्त्र पहनकर तो जनता से न्याय की मांग करती है। अब जनता की पहल पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटा के दिल्ली की गद्दी पे रजिया सुल्तान को बैठा दिया जाता है। रजिया 1236 ईस्वी में सुल्तान बनती है, गद्दी पे बैठती है और कब तक रहती है तो 40 ईस्वी तक, 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसकी एक उपाधि थी उम्दत उल मिसवा। अब उम्दत उल मिसवा का क्या अर्थ है तो उम्दत उल मिसवा का अर्थ है शानदार स्त्री। अब इसने पर्दा प्रथा त्याग कर कुबा और कुलाह का प्रचलन किया। कुबा में पूरा पैर तक वस्त्र पहनती थी और कुलाह मीन्स क्या होता था, टोपी टाइप में लगाती थी और अपना फेस खोले रहती थी, चेहरा खोले रहती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन इसने यहाँ से समाप्त किया था। अब चूंकि रजिया को यह पता था कि प्रशासन में ज्यादा हस्तक्षेप तुर्कों का है, तुर्की सरदारों का, उन्हीं की वजह से ये सुल्तान नहीं बन पाई थी, इसलिए इसने क्या किया कि अब गैर तुर्कों को भी प्रशासन में जिम्मेदारी इसने दी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जमालुद्दीन याकूब जो कि एक अफ्रीकी दास था, इसको इसने क्या बनाया, अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर क्या होता है तो अमीर ए आखूर घोड़े का प्रधान होता है, अश्वशाला का प्रधान होता था। जब तुर्कों ने देखा कि इसमें गैर तुर्कों को भी प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद मिल रहे हैं तो इन लोगों ने क्या किया, रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, विद्रोह का नेतृत्व करता है इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। ये क्या होता है, ये अमीर हाजिब होता है। अमीर हाजिब का मतलब दरबारी शिष्टाचार से संबंधित जो व्यक्ति था, जो दरबारी शिष्टाचार को देखता था, उसे अमीर हाजिब कहते थे। और इस पद पर कौन नियुक्त था, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। इसने षड्यंत्र का नेतृत्व किया। इसमें दो लोग और भी शामिल थे, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया और मलिक एजुजुद्दीन। अब इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया क्या है तो इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया जो है ये तबर हिंद या भटिंडा का गवर्नर है और इजुद्दीन कबीर खां क्या है, ये लाहौर का इक्तेदार है। तो लाहौर का, भटिंडा का, यहाँ के दोनों प्रशासक और अमीर हाजिब, इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, इस षड्यंत्र को रचा। अब सर्वप्रथम इसने स्टार्ट कौन करता है तो जो भटिंडा का गवर्नर है, उसे इक्तादार कह सकते हैं, वहां का प्रशासक कह सकते हैं, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, इसने विद्रोह कर दिया। जब इसने विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान दिल्ली को छोड़ करके भटिंडा पहुंचती है इसके विद्रोह को दबाने के लिए। उसी समय रजिया को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो अमीर हाजिब था इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, अच्छा ये इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया यहाँ का है, तबर हिंद का गवर्नर है। और जो यहाँ का अमीर हाजिब था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन ने क्या किया, दिल्ली में किसको गद्दी पे बैठा दिया, बहराम शाह को। इल्तुतमिश के पुत्र था बहराम शाह, इसको गद्दी पर बैठा देता है कौन तो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन बैठा देता है। अब आप देखेंगे इसके बाद रजिया ने क्या किया तो रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर ली। रजिया ने क्या किया, रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर दी। जो भटिंडा का गवर्नर था इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, वो भटिंडा का गवर्नर था, वो उसने क्या किया था, रजिया को कैद किया था। रजिया ने उसी से शादी कर ली। अब दोनों ने मिलकर दिल्ली पे क्या किया, हमला किया। जब दिल्ली पे हमला किया तो दिल्ली की शाही सेना, दिल्ली की शाही सेना से ये दोनों लोग पराजित होते हैं और भागकर किस तरफ जाएंगे तो भाग कर जाते हैं ये पंजाब की तरफ। और हरियाणा जब पहुंचते हैं इसी स्थान पर कैथल होता है, हरियाणा में एक स्थान होता है कैथल, कैथल नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। अब शाही सेना का नेतृत्व तो कौन करेगा तो शाही सेना का नेतृत्व तुर्की सरदार और बहराम शाह मिलकर कर रहे थे। यही सब लोग शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो सेना जाती है वो रजिया को पराजित करती है। रजिया अल्तूनिया के साथ भागती है पंजाब की तरफ, लेकिन हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो रजिया का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब इसी में आप देखेंगे मिनहाजुद्दीन सिराज जो होता है वो रजिया को पद से हटाए जाने का कारण बताता है कि रजिया का स्त्री होना ही उसके प्रशासक ना बनने का मेन कारण है, कि मतलब वो बहुत दिनों तक प्रशासनिक व्यवस्था को आगे ना लेके चल पाई। इसका प्रमुख कारण उसका स्त्री होना बताता है कौन, मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसने पुस्तक भी लिखी है तबकाते नासरी।
तबकाते नासरी कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। अब कौन शासक बन रहा है? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये इल्तुतमिश का पुत्र है। ये किसकी मदद से गद्दी पे बैठ रहा है? तो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, जो अमीर हाजिब है। जब ये उसकी मदद से गद्दी पे बैठता है तो इसने दिल्ली सल्तनत का एक विशेष पद सृजन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं नाइब ए ममालिकात, नाइब ए ममालिकात। और इस पर किसकी नियुक्ति की? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन की नियुक्ति की, नाइब ए ममालिकात की। सर्वप्रथम इस पद का सृजन किसने किया? तो इल्तुतमिश के पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह ने इस पद का नेतृत्व किया, इस पद का सृजन किया। अब आप देखेंगे इसी के समय में मंगोल नेता जो है तायर उसका नाम होता है, वो लाहौर पे आक्रमण करता है। और जब वो लाहौर पे आक्रमण करेगा तो लाहौर का जो शासक होता है, प्रशासक मलिक कराकस, वो लाहौर छोड़ के भाग जाता है। कौन? मलिक कराकस लाहौर छोड़ के भाग जाता है। अब इसी के बाद आप देखेंगे इसको भी हटा के गद्दी पे कौन बैठेगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये क्या होता है? ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र होता है। रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? तो ये है इल्तुतमिश का पुत्र। इल्तुतमिश का पुत्र कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पे बैठता उसका पुत्र है ये अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 4 वर्षों तक शासन करेगा, 1242 से 1246 तक ये शासन करेगा। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा अंतिम शासक है जिसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की, अर्थात अपने पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। क्यों? क्योंकि इसी के बाद जो बगदाद का खलीफा है उसकी हत्या कर दी जाती है मंगोल नेता हलाकू खां के द्वारा। और इसके बाद जो खलीफा का पद है वो कहाँ चला जाएगा? इसके बाद खलीफा का पद कहाँ चला जाता है? मिस्र में चला जाता है। इसी समय इसने क्या किया? इसी समय इसने बलबन को अमीर ए हाजिब भी नियुक्त किया था। इसने क्या किया? तो बलबन को अमीर ए हाजिब नियुक्त किया। अब बलबन ने मौका देखा और इल्तुतमिश के एक और पौत्र, उस पौत्र का क्या नाम था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह, इसके साथ षड्यंत्र करके किसकी हत्या कर दी जाती है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर दी जाती है। ऐसा क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ये नाम मात्र का शासक था। इसके समय में जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां थी वो इसके नाइब कुतुबुद्दीन मोहम्मद हसन गोरी के हाथ में थी। जब सारी शक्तियां इसके हाथ में थी, ये केवल रबर स्टैंप था, तो बलबन जो कि अमीर हाजिब था इसके समय में, दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख था, उसने नसरुद्दीन महमूद शाह के साथ क्या किया? षड्यंत्र करके अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर दी। अब अलाउद्दीन मसूद शाह क्या था? तो ये इल्तुतमिश का पौत्र था और नसरुद्दीन महमूद शाह भी इल्तुतमिश का पौत्र है। इसके साथ षड्यंत्र करके इसकी हत्या करके किसको गद्दी पे बैठा दिया? तो नसरुद्दीन महमूद शाह को। अब नसरुद्दीन महमूद शाह जो है ये 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। ये दिल्ली स्त्री वेश में जाता है, ये स्त्री वेश में दिल्ली पहुंचता है। क्योंकि दिल्ली क्या है? दिल्ली सल्तनत की राजधानी है, तो ये स्त्री वेश में दिल्ली पहुंचेगा। अब चूंकि बलबन की मदद से ये पद को प्राप्त किया है तो इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। इसके बाद क्या करता है? बलबन को नाइब का पद भी प्रदान करता है। कौन? तो नसरुद्दीन महमूद शाह। अब बलबन ने क्या किया? बलबन ने मौका देख करके इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद शाह से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में ही आप देखेंगे तो मंगोल नेता हलाकू खां आक्रमण करता है, लेकिन हलाकू खां से चूंकि बलबन के व्यक्तिगत संबंध थे इसलिए इस आक्रमण को आसानी से टाला जा सका। अब नसरुद्दीन महमूद शाह एक ऐसा शासक है जो कुरान की प्रतियां आप कह सकते हैं बना करके और उन्हें बेच करके तथा टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था। मिनहाजुद्दीन सिराज जो है इसके समय में एक विद्वान रहता है जिसे उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। जब दिल्ली का काजी नियुक्त किया तो मिनहाजुद्दीन सिराज इससे प्रसन्न होकर के नासिरुद्दीन महमूद शाह की प्रशंसा में एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या होता है? तबकाते नासरी।
इसमें उसने ममलूक वंश का आदर्श शासक की संज्ञा किसे दी है? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह को दी है। इसी के समय में आप देखेंगे तो इसामी की पुस्तक फुतुह व सलातीन से हमें पता चलता है कि अंततः बलबन ने शासक को मींस नासिरुद्दीन महमूद शाह को जहर दे के मार दिया और इसके बाद स्वयं ही गद्दी पर बैठ गया। अब बलबन बैठता है 1266 से, अब ये शासन करेगा 1290 ईस्वी तक। बलबन क्या होता है? ये होता है इल्बरी तुर्क। ये तुर्क है लेकिन इल्बरी का तुर्क है, इसलिए इसने इल्बरी वंश की स्थापना की। लेकिन 21 वंश की? द्वितीय इल्बरी वंश, क्योंकि पहला इल्बरी कौन है? इल्तुतमिश है। इससे पहले जो पहले इल्बरी वंश था वो इल्तुतमिश था, इसलिए इसने द्वितीय इल्बरी वंश की स्थापना की। और किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। और ये कुछ उपाधियां भी लेता है, जैसे नियाबते खुदाई और जिल्ले इलाही। अब नियाबते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। अब बलबन के बारे में तथ्य यह है कि इसे सर्वप्रथम जलालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति खरीद कर कहां लेके आता है? दिल्ली। लेकिन इल्तुतमिश जब देखेंगे ग्वालियर की विजय करता है, इसके बाद वो बलबन को खरीद लेता है। किसने? इल्तुतमिश ने। और बलबन को खरीद कर अपने यहाँ लेके आता है, और अपने यहाँ ले आकर के इसे कहाँ नियुक्त करता है? तो तुर्कान चहलगानी का सदस्य बना देता है। किसको? बलबन को तुर्कान चहलगानी का सदस्य कौन बनाता है? इल्तुतमिश। चूंकि तुर्कान चहलगानी का गठन भी इल्तुतमिश ने ही किया था, तो जब वो बलबन को खरीद के लेके आता है तो क्या करता है? इसका सदस्य किसको बनाता है? बलबन को। बलबन क्या था? इल्तुतमिश का दास था, लेकिन वो अपने को दास मानता नहीं था। अब आप देखेंगे तो जब अब ये गद्दी पे बलबन बैठता है तो सर्वप्रथम वो चूंकि लंबे समय से प्रशासन में बना हुआ था, इल्तुतमिश के समय से ही प्रशासन में लंबे समय तक बना हुआ था, उसे इस बात की ठीक से जानकारी थी कि प्रशासन में अव्यवस्था कौन फैला रहा है? तो तुर्की सरदार जो हैं, जिनको हम तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं। इसलिए सर्वप्रथम इसने तुर्कान चहलगानी को ही समाप्त कर दिया। तो तुर्कान चहलगानी को पूछा जाता है प्रश्न, किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया। और तुर्कान चहलगानी को समाप्त करके बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। अब राजत्व का सिद्धांत हमें इनके पता कहां से चलता है बलबन के? तो बलबन का बसाया अभिलेख और बरनी जियाउद्दीन बरनी ने एक पुस्तक लिखी है, जिया तारीखे फिरोज शाही। इससे हमें बलबन के राजत्व का सिद्धांत का पता चलता है। अब इसमें क्या कहा गया है? तो राजत्व के सिद्धांत में कहा गया है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो राजा को अपने पद से हटा दे, चाहे शासक अल्प वयस्क ही क्यों ना हो, सबको उसका सम्मान करना चाहिए और उसके द्वारा बनाए गए नियमों का ही पालन करना चाहिए। उसका विद्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ये क्या था? बलबन का राजत्व का सिद्धांत था। किसका? बलबन का राजत्व का सिद्धांत था। इसी समय उसने क्या किया? तो ये दो उपाधियां भी ली थी, नियाबते खुदाई और जिल्ले इलाही। अब बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था वो मुख्यतः 3 तत्वों पर निर्भर करता था। पहला प्रतिष्ठा, दूसरा न्याय और तीसरा शक्ति। अब जब ये गद्दी पे बैठता है तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तथा राज दरबार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ काम करता है। कौन कौन से काम करता है? तो सर्वप्रथम इसने अपना जो संबंध है वो कहा कि हम इस वंश से नहीं है, हमारा संबंध है फारस के एक पौराणिक अर्ध पौराणिक योद्धा थे अफरासियाब। इसने अपना संबंध सीधे फारस से जोड़ लिया। ये अपने को गुलाम नहीं मानता था, इसलिए इसने क्या किया? अपना संबंध कहां से जोड़ा? फारस के जो अर्ध पौराणिक योद्धा थे अफरासियाब, उनसे अपना संबंध जोड़ लिया और इसने फारसी परंपरा को पूर्णतः लागू कराया अपने राज दरबार में। अब फारसी परंपरा कौन कौन सी है? तो आप देखेंगे सिजदा और पेबोस की जो परंपरा है ये फारसी परंपरा थी। और इसको लागू किसने किया? तो बलबन ने लागू किया। इसने आप देखेंगे बलबन ने फारसी नवरोज त्योहार जो है इसको भी मनाना
स्टार्ट कर दिया और अपने पौत्रों का नाम, पुत्र के पुत्र जो होते हैं, पौत्र होते हैं, उनका भी नाम फारसी परंपरा पर कैकुबाद और कैखुसरो रखा। और आप देखेंगे तो इसी समय बलबन कहता है प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी राज दरबार की कि मैं निम्न व्यक्तियों से मिलना पसंद नहीं करता। जब कोई निम्न व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए कहता है तो मेरा हाथ अपने आप ही अपनी तलवार पर चला जाता है और मन कहता है कि इसका गला इसके धड़ से अलग कर दूं। इस प्रकार वो निम्न व्यक्तियों से मिलना भी पसंद नहीं करता था और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये सब काम वो कर रहा था। इसी संबंध में एक घटना और होती है कि एक भारतीय मुस्लिम होता है। भारतीय मुस्लिम कौन है? जो भारतीय हिंदू था वो कन्वर्ट हुआ तो भारतीय मुस्लिम हो गया। अब जब कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना था तो उसे लग रहा था कि उसे बराबरी का दर्जा मिलेगा, लेकिन भारतीय मुस्लिम एक व्यापारी होता है फक्र बावनी। बर्नी कहता है कि फक्र बावनी बार बार अनुरोध करता है। ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत धन संपदा इसके पास होती है, लेकिन चूंकि ये भारतीय मुस्लिम था, अब वो अपना संबंध ईरान से लगाता था, इसलिए जब ये बार बार उससे मुलाकात करने की कोशिश करता है बलबन से, तो बलबन ने इससे मिलना नापसंद कर दिया, बार बार इसको इनकार किया, अर्थात इसने फक्र बावनी से मुलाकात नहीं की। इस प्रकार आप देखेंगे तो बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इन सब कार्यों पर जोर दिया। अब दूसरा जो राजत्व के सिद्धांत में दूसरा तत्व है शक्ति। अब शक्ति में इसने क्या किया? तो सर्वप्रथम इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे हम दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज के नाम से जानते हैं। इसने सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की जिसे हम बरीद नाम से जानते हैं। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने जिस नीति का पालन किया उसे हम कहते हैं रक्त एवं लौह की नीति। अब इसका पालन कैसे किया, इसका प्रदर्शन कैसे किया, तो देखेंगे आप दिल्ली में उस समय मेऊ का आतंक था। मेऊ क्या करते थे? लूटपाट करके जंगलों में जा करके छिप जाते थे और फिर मौका पाते हैं फिर आके लूटपाट करते थे, और जहां छिपते थे उस स्थान को मेवास कहते थे। तो बलबन ने क्या किया? बलबन ने मेवास को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और मेउओं का क्या किया? कत्ले आम कर दिया। इसी समय आप देखेंगे बंगाल में तुगरिल खां जो होता है, तुगरिल खां जब वो विद्रोह करता है बलबन के खिलाफ, तो बलबन ने तुगरिल खां का सर धड़ से अलग करवा के उसको लखनऊती के द्वार पे टंगवा देता है और बताता है कि अगर कोई इस तरीके से विद्रोह करेगा तो उसके साथ इसी प्रकार से काम किया जाएगा। इसने मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए पश्चिमोत्तर भाग में, आप कह सकते हैं ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में, दिल्ली के पश्चिमोत्तर भाग में इसने बहुत सारे किलों का भी निर्माण किसने कराया? बलबन ने कराया। अब जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है तारीखे फिरोज शाही, किसकी? जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के कारण, मतलब उसी में व्यक्त रहने के कारण जो बलबन था इसने किसी बाहरी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, मीन्स अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करते हुए अपने राज्य का विस्तार इसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम तो ये आंतरिक विद्रोहों को कुचलने में और अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने में ही सारा जीवन लगा दिया। तो पहला हो गया प्रतिष्ठा, दूसरा हो गया शक्ति। अब तीसरा राजत्व का सिद्धांत किस पर निर्भर था? तो न्याय पर। अब बलबन का तीसरा राजत्व सिद्धांत जो न्याय पर था उसमें बलबन कहता था कि मैं उच्च और नीच के बीच में या उच्च और निम्न के बीच में कोई भी विभेद नहीं करता हूं। ये कहता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, चाहे वो राजा का कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई निम्न व्यक्ति हो, अगर कोई अपराध करता है तो उसे एक समान सजा मिलेगी। अब इसका उदाहरण भी मिलता है। तो उस समय देखेंगे अवध का इक्तादार रहता है हैबादा खां। इसने क्या किया? शराब पी ली और शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तो इसने अवध के इक्तादार हैबादा खां को सार्वजनिक रूप से 500 कोड़े लगवाए थे। इससे शर्मसार होते हुए हैबादा खां ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इसी समय देखेंगे तो बदायूं का गवर्नर होता है मलिक बकबक, या गवर्नर या इक्तादार कह सकते हैं, ये मलिक बकबक होता है। इसने भी इतना पीटा कि इसकी नौकर की हत्या हो गई।
नौकर की जान चली गई तो इस संबंध में इसको भी 500 कोड़े लगे थे। इस प्रकार आप देखेंगे तो ऊंच और नीच के बीच में बलबन न्याय देने में कोई भी विभेद नहीं करता था। अब बलबन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने इक्ता को सिख में विभाजित किया। सिख जिला को कहते थे, इक्ता प्रांत को कहते थे। तो इक्ता को सर्वप्रथम इसने क्या किया, सिख में विभाजित किया। किसने, बलबन ने। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन सिज्जी नामक दो विद्वान रहते थे। अमीर हसन सिज्जी को भारत का सादी भी कहते हैं। अब बलबन ने क्या किया, तो बलबन ने सोने का टंका चलवाया। बलबन ने क्या किया, सोने का टंका चलवाया। और बलबन का एक काम है कि गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर इसने एक शिलालेख लिखवाया जिसमें इसने अपने आप को खलीफा का सहायक बताया। किसने, बलबन ने बताया। अब देखेंगे बलबन का पुत्र कौन होता है, तो बलबन का पुत्र होता है बुगरा खां और इसका पौत्र होता है कैकूबाद। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खां चला जाता है बंगाल और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, जबकि कैकूबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कहाँ बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर। और ये कब तक शासन करेगा, तो 1287 से लेके 1290 के बीच में। अब कैकूबाद दिल्ली के नजदीक ही किलो खरी नामक नगर बसवाता है। अब आप देखेंगे इसी समय कैकूबाद को लकवा मार जाता है। अतः अमीरों ने, आप कह सकते हैं तुर्की सरदारों ने, कैकूबाद के पुत्र, अल्प वयस्क पुत्र कै उमर्स को गद्दी पे बैठा दिया। और जब कै उमर्स को गद्दी पे बैठा दिया तो विरोधी गुट का नेतृत्व कर रहा था जो जलालुद्दीन खिलजी, जो चाहता था कै उमर्स गद्दी पे ना बैठे। उसने मौका पा करके कै उमर्स की हत्या कर दी। किसकी, कै उमर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश का स्टार्ट किया जिसे हम कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश कितने साल शासन करता है, तो 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासन चलता है। अब इस वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने पूरा गुलाम वंश या ममलूक वंश पूरा कवर कर दिया है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपके काम का हो, आपको सही जानकारी मिल रही हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। अब मैं अगले वीडियो में जब आपसे मिलूंगा तो पूरा खिलजी वंश क्या करूंगा, क्रमशः एक एक शासक को लेकर के मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।